Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we will be discussing about sustainable development. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है या फिर ये वर्ड जो है कैसे ओरिजिन हुआ इसका, इसके पीछे की हिस्ट्री के अलावा जो आपकी अर्थ समिट है उसमें भी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैराथन का लाइव टेस्ट जो है आप मैराथन लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है आपका ज्योग्राफी का. अभिषेक कुमार झा जो है ये आपको टेस्ट लेंगे और ये जो है आपका डेली 3 बजे होगा. तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लो और ये जो है 28 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक चलेगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी कमी ना रह पाए. ठीक है. और इसके लिए अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको कोड यूज करना है साकरीन एनटीए. साकरीन मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं ऑन अन अकेडमी, तो यू कैन गो एंड चेक आउट हर कोर्सेज एज वेल. ऐसे ही पेपर 1 के लिए 100% श्योर टॉपिक्स जो है तलवीर सिंह सर डिस्कस करेंगे. 27 सितंबर से 6:45 PM से डेली ये डिस्कशन हो रहा है. तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एनरोल हो जाइएगा. इफ यू आर न्यू स्टूडेंट यूज दिस कोड साकरीन एनटीए. और इसके अलावा जो है ये जो है इम्पोर्टेंट कोर्स बन जाता है आपके लिए, जो कि इसमें आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यही कोड यूज करना है, दैट इज साकरीन एनटीए टू गेट 10% का डिस्काउंट. सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको यूज करना है आपको. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ओरिजिन है हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से जो है ये वर्ड ओरिजिन हुआ या फिर क्यों जो है ये टर्म यूज होने लगा. तो सबसे पहले जो है इसका जो कंसेप्ट है, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो 1960s में आपकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग 1962 में. और ये जो है आपकी रेचल कार्सन की बुक थी. इसमें एक तरीके से इन्होंने जो आपका पेस्टिसाइड है डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, जो कि क्या होता है आपका बेसिकली ये जो पेस्टिसाइड है एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड लाइफ को बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहा था, डिस्ट्रक्ट कर रहा था. तो इस पर्टिकुलर बुक ने अटेंशन एक तरीके से ड्रॉ किया कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इसके तुरंत बाद जो है 1968 में पॉल एंड्रस जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था पॉपुलेशन बॉम्ब. और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपका रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन से और एनवायरनमेंट से. और इसके बाद 1969 में एक आपकी एनजीओ बनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, जिसने एक तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड और साथ ही साथ सिटीजन्स को एम्पावर किया कि भाई आप पूरी तरीके से क्या करो, जो भी डिसीजन मेक हो रहा है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट उससे उसमें क्या करो, आपकी भागीदारी होनी चाहिए. सो दीज आर सम बुक्स एंड दीज आर सम इवेंट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग 1960s. लेकिन इसके अलावा जो है ऑल अराउंड जो यूरोप है एक तरीके से आप देखोगे तो वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आपका इफेक्ट था, जो नेगेटिव इफेक्ट था, वो भी देखने को आ रहा था. और ऐसे में एक सिचुएशन हुई, स्वीडिश गवर्नमेंट जो है उन मतलब स्वीडन में बहुत ज्यादा एसिड ड्रेन हो रहा था. तो जो उनके लेक्स हैं, जब ये एसिड ड्रेन हुआ तो उसमें बहुत सारा डैमेज हुआ. और एक तरीके से जो आपकी नेबरिंग इंडस्ट्रियलाइज स्टेट से उसकी वजह से जो एक्सेसिव पॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से ये कंडीशन जनरेट हो रही थी. तो एक तरीके से जितनी भी ये गवर्नमेंट थी उनको भी रियलाइजेशन होने लगी थी कि हाउ दिस नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड इन टर्न द इकोनॉमी इटसेल्फ. तो 1978 में ओईसीडी की एक मीटिंग हुई और उन्होंने मतलब उस काउंसिल में एक पोल्यूटर पीस प्रिंसिपल का इन्होंने कंसेप्ट निकाला, जहां पर ये बोला गया कि भाई जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो पोल्यूशन को कॉज कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, वो उसको मतलब एक कंपनसेशन, एक कॉस्ट जो है वो पे करेंगी. और 1971 के बाद एक रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई, लिमिट्स टू ग्रोथ. ये एक तरीके से जो एमआईटी के कुछ साइंटिस्ट थे, यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है क्या की पब्लिश करी. और एक तरीके से जो लिमिट्स टू ग्रोथ है इसको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिला. और इसमें इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अगर जो है आप क्या करते हो,
हाँ, अगर आप ग्रोथ को स्लो डाउन नहीं करते हो, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्लो डाउन नहीं करते हो, अगर आप सही तरीके से जो है डेवलपमेंट नहीं ले जाते हो, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सो दीज वर सम इवेंट्स जो कि एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओरिजिन की तरफ आपको ले जा रहे थे। और इसके बाद से जब ये बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज होने लगा, जब ये लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश हुई, तो इसके बाद से आपके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया इन स्टॉकहोम 1972 में। यानी कुछ ऐसे इवेंट्स के बाद फाइनली जो है एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी तैयार करी गई स्टॉकहोम में 1972 में। और इसने जो है एक तरीके से जन्म दिया आपके यूएनईपी को, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में जानते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और उस टाइम के फर्स्ट डायरेक्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इन्होंने जो है एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम था इको डेवलपमेंट। तो द फर्स्ट टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय यूएनईपी फर्स्ट डायरेक्टर मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इको डेवलपमेंट, जिसने एक तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट किया। इसके बाद से आपकी सस्टेनेबल सोसाइटी जो है, इस टर्म को भी ले आया गया, जो सस्टेनेबल सोसाइटी है। लेकिन इसका जो मतलब था, ये बेसिकली आपका साइंस रिलेटेड था, ठीक है। ये अभी भी ये डेवलपमेंट रिलेटेड पूरी तरीके से नहीं था। उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी पब्लिश हुई 1980 में बाय आईयूसीएन। और ये जो है आपकी पब्लिश करी थी ईवा बल्फर, जो कि एक सॉइल साइंटिस्ट थे, और विक जैक्सन, जो कि एक जेनेटिस्ट थे फ्रॉम आईईडी। इन्होंने जो है ये टर्म कॉइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय आईयूसीएन। सो दैट वाज समथिंग जहां से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ वर्ड की भी ओरिजिन हुई। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो कोई एक डायमेंशन नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कोई एक पर्टिकुलर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत डिफाइंड है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थोड़ी अपने हिसाब से मीनिंग लोग चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर एक डायमेंशन आप देखोगे तो इसका जो है सारा डायमेंशन है, एनवायरमेंट भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस भी है, सॉवरेनिटी भी है। तो सारे ही डायमेंशन जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ऐसे तो हमें पता है कि विदाउट मतलब हार्मिंग एनवायरमेंट टू सच एक्सटेंट, जैसे कि फ्यूचर जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाए, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंट रुक जाए, हमें अच्छे तरीके से नेचर को कंजर्व करते हुए अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। सो दैट इज द बेसिक मतलब ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम जितना भी यूज कर रहे हैं उतना हमारे पास कैपेसिटी भी हो कि हम उतना ही प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो फर्स्ट टाइम आपकी डिफाइन किया गया था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में बाय आईयूसीएन, कि द इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट टू एंश्योर दैट मॉडिफिकेशन, यानी एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, दोनों ही चीजों को ध्यान देना है कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का इंटीग्रेशन करते हुए टू इंश्योर द मॉडिफिकेशंस टू द प्लेनेट डू इंडीड सिक्योर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपुल। यानी हमें इस तरीके से कंजर्व भी करना है, डेवलप भी करना है, इन दोनों को इस तरीके से इंटीग्रेट करना है कि ना केवल हम जो है प्लेनेट पे हो रहे मॉडिफिकेशंस को बचा पाए, मतलब इन द सेंस कि उनको कंजर्व कर पाए, बल्कि जो है हम लोगों की सिक्योरिटी और उनके वेल बीइंग को भी क्या कर पाए, सुरक्षित रख पाए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट इन द सेम रिपोर्ट इट वाज डिफाइंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोस्फीयर एंड द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन फाइनेंशियल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी जो भी हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें इस तरीके से यूज करना है कि आप जो है बायोस्फीयर से ज्यादा छेड़खानी ना कर पाओ। सो डेवलपमेंट कुड प्रूव टू बी ए थ्रेट अनलेस रिसोर्सेज वर कंजर्व्ड। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी डिफाइन किया गया कि द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation while maintaining the potential to meet the needs and aspiration of the future
जनरेशन, यानी हमें जो है बायोस्फीयर का इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से ह्यूमन यूज के लिए मैनेज करना है कि ना केवल अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो बेनिफिट दे प्रेजेंट जनरेशन को, बल्कि जो है एक तरीके से हमारे पास इस तरीके से मैनेज करना है कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के एस्पिरेशंस है और उनके नीड्स है उनको भी हम क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो दैट इज आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये आपकी वर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में इन डेफिनेशंस को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो इवन इफ यू आर राइटिंग सम आंसर फॉर मास्टर्स स्टूडेंट, सो दिस कैन बी यूजफुल। और ये जो फ्रेज है ये इसने अट्रैक्ट किया अटेंशन ब्रटलैंड रिपोर्ट को। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से जो है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई थी। सो व्हाट इज ब्रटलैंड रिपोर्ट? तो 1972 तक हम लोगों ने देख लिया। 1983 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, की और ब्रटलैंड की जो चेयरपर्सन नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस ग्रो हेलनम को क्या किया, ब्रटलैंड का जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ठीक है, उसमें क्या किया इन्होंने, इनको अपना चेयरपर्सन बनाया। और इस ये जो कमीशन तैयार की गई, ये जो कमीशन थी, इन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? 1987 में। और एक तरीके से इन्होंने दो कंसेप्ट को दिया। दो कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ नीड, सबसे पहले, इन पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर टू विच प्रायोरिटी शुड बी गिवन। द कंसेप्ट ऑफ नीड्स का क्या मतलब है कि जितने भी पुअर हैं वर्ल्ड के, सबसे पहले हमें उनको प्रायोरिटी देनी है। सेकेंड, द आइडिया ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनवायरमेंट्स एबिलिटी टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, यानी हमें जो लिमिटेशन इतनी इम्पोज करनी है कि भाई चलो एनवायरनमेंट की जो एबिलिटी है, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स, हम एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से यूज कर सके। तो ये जो दो कंसेप्ट हैं ये आपके आवर कॉमन फ्यूचर में दिया गया, जो कि ब्रटलैंड रिपोर्ट या ब्रटलैंड कमीशन है उसकी रिपोर्ट थी। सो दिस वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, और ये जो है एक्सेप्ट भी किया गया क्योंकि उस टाइम पर और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि एक लार्ज ओजोन होल जो है आपका डिस्कवर किया गया ओवर अंटार्कटिका 1985 में। और उसके अलावा ही जो है शेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ जो कि 1986 में हुआ, और एक तरीके से पूरे यूरोप में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो है फैल गया था। सो दीज आर समथिंग विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट ऑल्सो लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रटलैंड रिपोर्ट। और इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था ब्रटलैंड रिपोर्ट का, वो आपको रियो डी जेनेरियो में देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पर यूएनसीईडी ने क्या किया, एक अपनी मीटिंग रखी, एक तरीके से अपना कॉन्फ्रेंस रखा रियो डी जेनेरियो में, जिसको हम लोग आज पॉपुलरली द अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और इसमें इन्होंने एक चीज को रिकॉग्नाइज किया या फिर डिक्लेयर किया। वो डिक्लेरेशन क्या थी कि द राइट टू डेवलपमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड सो एज टू इक्विटेबली मीट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी जो भी हमारी डेवलपमेंट नीड है हमें इस तरीके से फुलफिल करनी है कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस को जो है ये आपकी नीड्स क्या हो सके, मीट कर सके, यानी हमें रेकलेसली जो है यूज नहीं करना है। तो ये आपका अर्थ समिट में हुआ था, और इसी अर्थ समिट में कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आए थे। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या थे? द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द कन्वेंशन ऑन biological diversity, the statement on forest principle, the Rio Declaration and Agenda 21। सो ये जो है ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी कल आएगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपको ये सबकी स्लाइड्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन PSIR बाय अंकिता गुप्ता। दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अदर थिंग्स, अदर एनवायरमेंट जो भी आपके रिलेटेड conferences हैं उसके लिए। So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.